हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लिक्विडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिक्विडेशन आज हम लोग सीखने वाले हैं। लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेटर्स कौन है, लिक्विडेशन कितने तरह से होते हैं, और इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट हम लोग को नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे कि लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या अकाउंट, और दूसरा है डिफिशेंसी अकाउंट, उसका फॉर्मेट कैसा है, और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने का सीक्वेंस क्या होगा। आज हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे लिक्विडेशन। जो आप देख रहे हैं हेडिंग में, लिक्विडेशन है क्या। लिक्विडेशन का मतलब होता है समापन, और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का समापन, यानी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी अगर बंद हो जाए तो कंपनी को बंद करने का, हमेशा के लिए कंपनी को वाइंड अप कर देने का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, तरीका, मेथड क्या है, वो हम लोग सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड मेड बाय लॉ। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और लॉ यानी कानून के द्वारा ये बनाया जाता है। तो जैसे कानून के द्वारा यानी लॉ के द्वारा ये बनाया जाता है, उसी तरह से इसका जब फॉर्मेशन कानून के द्वारा हुआ है, यानी इनकॉर्पोरेशन कानून के द्वारा हुआ है, लॉ के द्वारा हुआ है, तो लॉ के द्वारा ही इसको वाइंड अप किया जाएगा, यानी बंद किया जाएगा कंपनी को। तो कंपनी को वाइंड अप करने का जो तरीका है वो लॉ में है। 2-3 तरीके से हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग सारा बात करते हैं। आइए। कंपनी फॉर्म्ड बाय लॉ एंड इट इज टर्मिनेटेड आल्सो बाय लॉ। सही बात है कि इसका फॉर्मेशन और इसका जो टर्मिनेशन है यानी वाइंडिंग अप लॉ के द्वारा होता है। लिक्विडेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज अफेयर इज टेकन आउट ऑफ इट्स directors' hands. Its directors usually become the defunct. A liquidator is appointed as a administrator. कहने का मतलब है कि कंपनी जब बंद हो जाती है तो क्या करते हैं। जब कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी के द्वारा एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का काम है कि वो कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दे, बेच करके जो पैसा रियलाइज होगा उस अमाउंट से, उस रियलाइज्ड वैल्यू से जो है सारे लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाए, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाए, और पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा उनका पैसा एज अ कैपिटल जो उसने हमारे कंपनी में यानी फर्म में लगाया था। फिर अगर और पैसा बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी जो है उनका पैसा कैपिटल का लौटा दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि पैसा हमेशा इनसफिशिएंट ही होता है, सारा पैसा, पूरा पैसा हम लोग शेयर होल्डर्स को नहीं लौटा पाएंगे, पैसा हो जाए ख़त्म। तो आइए, इस चैप्टर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि लिक्विडेटर्स जो है हमारे सारे एसेट्स को बेचकर पैसा रियलाइज करेगा, लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेगा। तो ये सारा करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन करने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। तो लिक्विडेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो टेकन आउट ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर के हाथों से जो है चला जाता है और ये लिक्विडेटर के हाथों में आ जाता है। और लिक्विडेटर का जो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट किया है। द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर रियलाइज्ड बाय अ लिक्विडेटर एंड इट्स लायबिलिटीज आर पेड ऑफ बाय हिम। और ये करता क्या है, ये सारे एसेट्स को जो है ये रियलाइज करता है और लायबिलिटीज़ को जो है वो पे ऑफ करता है, उसके द्वारा पे ऑफ किया जाता है। मनी लेफ्ट, और अगर पैसा बच जाता है तो कंपनी के सारे डेट को पेमेंट करने के बाद अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कंपनी के मेंबर्स को, कहें तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जो अभी हम लोगों ने सुना। द लीगल प्रोसेस थ्रू विच कंपनी वाउंड अप इज कॉल्ड लिक्विडेशन। तो एक ये लीगल प्रोसेस है जिसके द्वारा कंपनी का लिक्विडेशन किया जाता है, यही लिक्विडेशन कहलाता है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप यानी मोड्स ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन जनरली अगर हम लोग देखें तो 2 तरह का होता है और किसी बुक में 3 तरह का दिखता है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो है कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप एक ऐसा लिक्विडेशन का मेथड है कि आपके कंपनी को जो है बिल्कुल कंपलसरीली, बिल्कुल अनिवार्य रूप से कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, कंपनी का समापन कर दिया जाएगा कानून के द्वारा, बाय द ट्रिब्यूनल भी इसमें लिखते हैं, ट्रिब्यूनल यानी लॉ के द्वारा ज़बरदस्ती इसको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं,
क्यों? क्योंकि कंपनी का जो फॉर्मेशन आपने जिस पीरियड के लिए किया था या जिस मोटिव के लिए आपने किया था, अगर वो फुलफिल हो गया तो आप स्वेच्छा से वाइंडिंग अप करते हैं। और तीसरा जो है इसी से मिलता जुलता है, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। इसमें भी जो है वॉलंटरी ही लिक्विडेशन होता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा होता है, कोर्ट की नज़र में होता है, कोर्ट की देखरेख में किया जाता है, इसीलिए ये तीसरा हो गया हमारा। लेकिन जनरली यही दो आपको देखने को मिलेगा कहीं पर भी, एक होता है कंपलसरी, दूसरा होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि करके ये दोनों क्या है डिटेल में। तो कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट, कानून के द्वारा, ठीक है, ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट, कानून के द्वारा। आगे तो ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब हमारे कंपनी का लिक्विडेशन करने का जो है ज़रूरत पड़ता है लॉ को, कानून को, और कानून जो है कंपलसरीली हमारे फर्म को, हमारे कंपनीज को जो है डिसॉल्व कर देता है, हमेशा के लिक्विडेट कर देता है। लिक्विडेट एक शब्द से बना है, लिक्विडेशन जो एक वर्ड से बना है, लिक्विड से। लिक्विड यानी होता है तरल। जैसे हम लोग कैश को बोलते हैं ना, लिक्विड एसेट्स है, करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स है, तो उसी तरह से सारे एसेट्स को बेच करके हम लोग पैसा रियलाइज़ कर लेते हैं, इसको सारे एसेट्स को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए भी इसको हम लोग लिक्विडेशन बोलते हैं। आइए तो क्या है वो सर्कमस्टांसेस, कैसे हम लोग करते हैं कि सर्कमस्टांसेस इन विच द कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कहता है कि ये जो कंपनी का जो लॉ है, ट्रिब्यूनल जो है, इसके द्वारा कुछ सर्कमस्टांसेस क्या है जब कंपनी को हम लोग को डिसॉल्व यानी लिक्विडेट करना होता है। सेक्शन 271 lays down that a petition for the winding up of the under section 272, तो 271 272 में कंपनीज एक्ट में सारा डिटेल दिया गया है कि कंपनी को कब लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा जो है कंपल्सरीली लिक्विडेट कर दिया जाएगा, लिक्विडेशन किया जाएगा। तो इसमें आता है सबसे पहले अनेबल टू पे डेट। जब कंपनी अपने डेट को, डेट यानी ऋण, अपने लोन को, अपने कर्ज को जो कंपनी ने लिया है, चाहे वो लिक्विडेटर, चाहे वो किसी क्रेडिटर से लिया हो, चाहे उसने कुछ 2-4 महीने का अपने बिल्डिंग का रेंट पे ना कर पाया हो, या फिर उसने कुछ स्टाफ का सैलरी पे ना कर पाया हो, या वो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो पे नहीं कर पाया हो, या किसी भी तरह का उसने उधार माल खरीदा हो जिसके चलते उसके फर्म में, उस कंपनी में जो है लायबिलिटीज़ क्रिएट हो गया है, तो लायबिलिटीज़ जो है उसके सर पर जितना भी है उसको हम लोग बोलते हैं डेट यानी ऋण। तो कहता है कि अनेबल टू पे डेट यानी डेट को, ऋण को पे करने में असक्षम है, ऐसे अनेबल टू पे इट्स डेट। तो जब कंपनी अपने ऋण को भुगतान करने में असक्षम हो, इज़ अनेबल टू पे हिज अमाउंट ऑफ इट्स अमाउंट ऑफ डेट, तो ऐसे केसेस में है जब कानून लॉ देखती है, कोर्ट कानून देखता है कि ये तो भाई अपने ऋण का भुगतान ही करने में असफल है, ऋण बढ़ता चला जा रहा है, डेट बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी घाटे में चली जा रही है, इससे तो बढ़िया है ऐसे कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो ऐसे केस में कंपनी डिसॉल्व कर देती है हमारे फर्म को, हमारे कंपनी को, कोर्ट के द्वारा हो जाता है लिक्विडेशन। दूसरा है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है? इफ द कंपनी हैज रिजॉल्व्ड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर कुछ विशेष रिजोल्यूशन के द्वारा अगर बनाया जाता है, कंपनी का फॉर्मेशन किया गया है, तो अगर वो रिजोल्यूशन पूरा हो गया है तो ऐसे केसेस में जो है कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है लॉ के द्वारा। आगे देख रहे हैं हम लोग एक्शन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अगर कंपनी जो है नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय जो हित है, हमारे देश के हित के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा हो, कोई इलीगल काम कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में अगर कानून को पता चले तो कानून हमारी कंपनी को कंपलसरीली जो है वो क्या कर देती है, वो डिसॉल्व कर देगी, लिक्विडेट कर देगी। इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। कंपनी अगर हमारे देश के सोवरेनिटी यानी संप्रभुता एंड इंटीग्रिटी और अखंडता के खिलाफ अगर काम करे, अगेंस्ट काम करे, तो ऐसे केस में भी जो है कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, लिक्विडेट कर दिया जाएगा। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी और मोरालिटी।
अगर कंपनी अगर कोई नैतिकता के खिलाफ, मॉरलिटी के खिलाफ, स्टेट हमारे देश राज्य के खिलाफ अगर कोई काम करे, पकड़ में आ जाए, तो कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है, कंपलसरीली बंद कर दिया जाता है। अ सिक कंपनी, सिक यानी बीमार, आप ठीक समझ रहे हैं, यानी कंपनी अगर कंटिन्यूसली जो है काफ़ी लंबे अरसे से जो है लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है, हर साल लॉस हो रहा है, कंपनी रन नहीं कर पा रही है, इतना लॉस हो रहा है कि कंपनी अपने स्टाफ का सैलरी तक जो है पे नहीं कर पा रही है, रेंट तक पे नहीं कर पा रही है, तो कानून क्या करता है, ऐसे केसेस में जो है कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है या लिक्विडेट कर दिया जाता है। तो ये भी है एक सेक्शन के द्वारा सिक कंपनीज को लिक्विडेट कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस और अफेयर्स। कंपनी अगर कोई अनलॉफुल, ऐसा देखने को मिले कि कंपनी में अनलॉफुल काम चल रहा है, अवैधानिक अनैतिक काम चल रहा है, तो ऐसे केसेस में भी जो है, या कंपनी का जो पर्पस है वो अनलॉफुल है, उद्देश्य जो है, मोटिव जो है वो अनलॉफुल है, ऐसे केसेस में अगर कानून को पता चले तो कानून कंपलसरीली हमारे कंपनी को डिसॉल्व यानी लिक्विडेट कर देगी। यहाँ आप देख सकते हैं, इफ द कंपनी वॉज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस, फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ी का काम, गबन का काम चल रहा है, अनलॉफुल प्रैक्टिसेस चल रहा है, द पर्सन कैन कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, और या फिर मिसफीजेंस, मिसफीजेंस का मतलब भी यही होता है कि इस तरह का अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, तो ऐसा अगर आपके मैनेजमेंट में अगर देखने को मिले तो कंपनी को जो है लिक्विडेशन कर दिया जाता है। देयरफॉर द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ प्रॉपर दैट द कंपनी वाउंड अप, और कंपनी को ऐसे केसेस में बंद कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स, अगर आप फाइल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं कानून में, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर आपको कंपनी चलाना है, कंपनी का बिजनेस करना है, तो जिस तरह से आपको कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जैसे फाइलिंग करना होता है, फाइल रिटर्न करना होता है, अगर आप कर नहीं पा रहे हैं या अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ धोखाधड़ी अगर आप कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी जो है अगर कंपनी पाया जाए तो कंपनी को फाइलिंग ना करने के डिफ़ॉल्ट में, कंपनी के फाइलिंग ना करने के डिफ़ॉल्ट में भी रजिस्ट्रार के द्वारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, एनुअल रिटर्न वगैरह आप इमीडिएटली नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो है कंपनी का लिक्विडेशन अनिवार्य हो जाता है। लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट, यहाँ जस्ट मतलब तुरंत नहीं, JUST जस्टिस वाला जस्ट है ये, जस्ट यानी न्याय, तो जस्ट एंड इक्विटेबल यानी जहाँ न्याय और समानता की बातें नहीं दिख रही हो, ऐसे केसेस में भी जो है कंपनी को जो है लिक्विडेशन कर देना होता है। इफ़ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप ड्यू टू सम वैलिड रीजंस, अगर लगता है कानून को कि ये कंपनी के कुछ को बंद कर देने के पक्ष में कुछ ऐसे ठोस सबूत हैं, कुछ ऐसे गवाह हैं, या कहें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स कंपनी को मिल रहे हैं जिसके कारण कंपनी को बंद कर देना अनिवार्य है, बंद कर देना चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी जो है कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। इस ओपिनियन में अगर आ जाती है, अगर आपके कानून अगर आ जाए तो। चलो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में भी कुछ पढ़ेंगे अभी। चलो जी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने पहले उधर देखा था कंपलसरी लिक्विडेशन कब किया जाता है, और अब हम लोग बात करेंगे वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब होता है स्वेच्छा से, वो तो कंपलसरी था, जोर जबरदस्ती कानून के द्वारा कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी शब्द का मतलब स्वेच्छा से, इच्छा से, अपनी मर्जी से कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। तो कंपनी अपनी मर्जी से क्यों बंद करना चाहेगी, क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, आइए बात करते हैं। व्हेन मेंबर्स एंड creditors of a company decide to wind up the company without intervention of the tribunal, it is known as the voluntary winding up of a company। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी में अगर मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, इसके जो है महाजन जो हैं, ये अगर राजी हो जाएं कि हम लोग कंपनी को इरादा अपना बना लें, कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, कंपनी को बंद कर दिया जाए,
तो फिर ऐसे केसेस में जो है बिना कानून के, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, कानून के बिना हस्तक्षेप के, बिना इंटरवेंशन के कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का वाइंड अप को बोलते हैं हम लोग वॉलंटरी वाइंडिंग अप। सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी मे बी वाउंड अप बाय वॉलंटरीली, ऐसी क्या परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस बनती है जब हम लोग कंपनी को जो है कंपल्सरीली, यानी अपने ही ढंग से, खुद से, स्वेच्छा से, वॉलंटरीली हम लोग कंपनी को कर दें वाइंड अप। क्या क्या रीज़न है, क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, आइए देखते हैं। सेक्शन 304 लेज डाउन, सेक्शन 304 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कंपनी में बी वाइंड अप वॉलंटरीली इफ द फॉलोइंग टू केसेस, दो ऐसे निम्नलिखित कारण हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक कारण अगर आपको कंपनी में दिख जाए तो फिर लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने कंपनी का वाइंड अप कर लें। पहला रीज़न तो है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन। एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन मतलब क्या, मतलब अगर कंपनी का फॉर्मेशन ही अगर हम लोगों ने किया था एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 10 साल, 15 साल, 20, 30 या 50 साल के लिए, और नाउ इफ़ वी रीच दैट ड्यूरेशन, और अगर अब हम लोगों ने जो 50 साल का पीरियड या 30 साल का अगर हम लोगों ने रखा था टाइम पीरियड, और वो 30 साल पूरा अगर हो गया है, तो अब हमारे कंपनी को हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं और हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो एक तो ये रीज़न हो गया, है ना। जनरल मीटिंग में हम लोग अपना जो रिजोल्यूशन, जो अपने रिक्वायरमेंट के हम लोग अनुसार रखते हैं, अगर उसकी पूर्ति हो गई, अगर फुलफिल हो गया है, तो वॉलंटरी अगर हम लोग जो एक्सपायर पीरियड के अनुसार अगर हमारा फिक्स पीरियड जो था अगर वो कंप्लीट हो गया है, तो आर्टिकल्स में, आर्टिकल ऑफ AO बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें ऐसा डिटेल हम लोग पहले से डाल करके रखते हैं कि ऐसे केसेस में हम लोग कंपनी का हम लोग करेंगे लिक्विडेशन तो कर सकते हैं, तो कंपलसरी हम लोग वाइंड अप कर देंगे। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा तरीका कहता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ कहता है कुछ स्पेशल, कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियाँ होती है, रिजोल्यूशन होते हैं कि जब हम लोग अपनी कंपनी को वाइंड अप करते हैं, इफ़ द कंपलसरी passes special resolution that the company be wound up voluntarily, then the company may be wound up voluntarily। जब कंपनी को कंपल्सरीली वाउंड अप करने का इनका रिजोल्यूशन बन जाता है, इरादा इनका मन बन जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। पहला वाला तो था एट द टाइम ऑफ फुलफिलिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हम लोग जितने टाइम के लिए बनाया था वो टाइम अगर कंप्लीट हो गया है तो कंपनी का हम लोग कर देंगे लिक्विडेशन। दूसरा ये कहता है कि कुछ स्पेसिफिक रिजोल्यूशन हो सकते हैं, कुछ विशेष बातें हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है जब कंपनी के क्रेडिटर्स और इसके शेयर होल्डर्स मेंबर्स चाहते हैं कि कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए, तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है लिक्विडेशन। तो दो में से कोई एक भी अगर रीज़न अगर फुलफिल हो जाए तो लिक्विडेशन हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। तो व्हेन लिक्विडेशन टेक्स प्लेस, एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड आउट एंड पे ऑफ एंड आउट ऑफ द प्रोसीड्स क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स आर सेटल्ड। कहता है कि हमारे पास ये हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं लिक्विडेशन का क्या है। कहता है कि जो हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को जो है हम लोग सोल्ड आउट, हम लोग सारे एसेट्स को बेच देंगे और जो पैसा हमारे पास आएगा, प्रोसीड्स जो प्राप्त होगा, बोलता है क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स आर सेटल्ड, उससे सारे लायबिलिटीज़ का क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा। इफ़ एनी सरप्लस, और अगर कुछ पैसा बच जाता है तो रिटर्न कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, वेदर द प्रेफरेंस और द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, लिक्विडेटर कौन है, अब बात करते हैं लिक्विडेटर। हम लोग तब सुन रहे लिक्विडेटर है कौन। लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन होता है, मतलब लिक्विडेटर इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू लिक्विडेट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी द पर्सन who has to perform the task of realizing the assets and paying off all the liabilities which are in the company। तो लिक्विडेटर कुल मिलाकर वो व्यक्ति है, वो ऐसा बंदा है जो कि हैज़ टू रियलाइज द ऑल एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। ठीक है, सिस्टमैटिक वे से जो काम करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडेटर्स। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रोसेस में क्या है
कि लिक्विडेटर हमारे सारे एसेट्स को रियलाइज़ करेगा सिस्टमेटिक तरीके से कि करके, और जो पैसा द अमाउंट प्रोसीड्स बाय रियलाइजिंग दीज एसेट्स, उस प्राप्ति को, उस पैसे से जो है सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा। लाइबिलिटीज़ के पेमेंट करने का एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में हम लोग पे करेंगे, उसी सिस्टम से पे करेंगे, और इसके बदले में हम लोग लिक्विडेटर को कुछ रेम्युनरेशन देंगे, जिसको हम लोग लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन बोलते हैं। लिक्विडेशन के प्रोसेस में जो खर्च होगा, जिसको हम लोग लिक्विडेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन बोलते हैं, वो भी पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी खर्चे हैं। ये सारा कुछ करने के बाद अगर पैसा बच जाए तो उसको हम लोग शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट बनाने की बात है तो हम लोग क्या बनाएंगे सर? अकाउंट, दो अकाउंट जनरली बनाने होते हैं। एक तो जो मेन अकाउंट है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और दूसरा है डिफिशिएंसी अकाउंट। तो डिफिशिएंसी अकाउंट तो किसी क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत है, मेन हमारा है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें क्या होता है? इसमें दो साइड होगा, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम लोग रिसिप्ट साइड बोलेंगे, राइट साइड को हम लोग पेमेंट साइड बोलेंगे। रिसिप्ट साइड में हम लोग सारे एसेट्स को बेच करके, रियलाइज़ करके जो अमाउंट रिसीव होगा उसको हम लोग शो करेंगे, और अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेट भी, इसका परफॉर्मा भी। और राइट साइड में हम लोग सारा पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज़ का, जो सिस्टमेटिक तरीके से वो हम लोग उसको दर्शाएंगे यहाँ पर। ये वही बात कह रहा है कि व्हेन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी वाइंडिंग अप इज कंप्लीटेड, लिक्विडेटर हैज़ टू prepare final statement showing how much he realized and how the amount was distributed। ये कहता है कि लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पर हम लोगों ने एसेट्स को बेचे, कितना पैसा रियलाइज किया है, और लाइबिलिटीज़ का हम लोगों ने कैसे पेमेंट किया है, इन सारे डिटेल को यहाँ दिखाया गया है। दिस स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक फाइनल कैश बुक। ये जो अकाउंट है एक तरह कैश बुक जैसा है, जैसे कि डेबिट साइड के कैश बुक के डेबिट साइड में जैसे कि हम लोग सारा रिसिप्ट को डालते हैं और क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट को डालते हैं, ये अकाउंट भी जस्ट वैसे ही बनेगा। आगे आइए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, और इसको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट अकाउंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। चलो, अकाउंट का मतलब जहाँ डेबिट क्रेडिट साइड होता है, और स्टेटमेंट जहाँ कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है, बस डिटेल होगा आपका, दो साइड्स होंगे। आइए अब हम लोग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का परफॉर्मा देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या है। आइए, तो लेफ्ट हैंड साइड को ये जस्ट कैश बुक या कैश अकाउंट जैसा बनता है। ऑल द रिसिप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ये अकाउंट तो नहीं है तो डेबिट भी नहीं बोल सकते, लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं। एंड ऑल द पेमेंट्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड, यानी कह सकते हैं राइट हैंड साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में जो है हम लोग रिसिप्ट में पहला जो हम लोग रिसिप्ट अकाउंट अगर बनाएंगे, अगर हम लोग कोई भी या कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं तो पहले ओपनिंग कैश लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे लिख करके टू बैलेंस बीडी। हमारे बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट में अगर कोई ओपनिंग कैश है या बैंक है उसको ऐड करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। बी का मतलब होता है बुक वैल्यू, यानी बैलेंस शीट में जो अमाउंट गिवन है वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बुक वैल्यू। आगे देखिए, उसके बाद टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, हम लोग सारे एसेट्स को बेचेंगे, बेचकर जो पैसा रियलाइज होगा, कलेक्ट होगा, उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे कि प्लांट एंड मशीन को बेच करके इतना पैसा रियलाइज हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर को बेचकर इतना पैसा रियलाइज हुआ है, इन सारे के टोटल को हम लोग बाहर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर अमाउंट आना चाहिए RV, बोले तो रियलाइज वैल्यू, ना कि बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारे क्वेश्चन के बैलेंस शीट में अमाउंट कॉलम में गिवन होगा, और रियलाइज वैल्यू का मतलब होता है कि जितना में हम लोगों ने एसेट्स को बेचा है, बिका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए का था और हम लोगों ने बेचा 8 लाख रुपए में, तो यहाँ रियलाइज वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपए का आएगा। प्लांट एंड मशीनरी अगर 4 लाख का था, हम लोगों ने बेचा 3,80,000 में, तो यहाँ पर 380 ही आएगा। इसी तरह से डेटर्स अगर 70,000 का था और कलेक्शन हुआ है उसमें से 68,000, तो हम लोग यहाँ 68,000 लिखेंगे। रियलाइज वैल्यू ही हम लोग यहाँ पर शो करना है, टोटल लगाएंगे बाहर। यहाँ एक लाइन बड़ा सुंदर है, देखिए, कहता है कि एक्सेप्ट एनी मोर्गेज एसेट्स, यानी कुछ एसेट्स ऐसे हो सकते हैं हमारे फर्म में जिसको हम लोगों ने मोर्गेज कर रखा है, बंधक में किसी को दे करके गिरवी रख दिया है और लोन ले लिया है,
तो जिन एसेट्स को आपको पता होना चाहिए कि जिन एसेट्स को हम लोग मोर्गेज में रख देते हैं या बंधक गिरवी दे देते हैं, गिरवी में रख देते हैं, ऐसे एसेट्स को बेचने का अधिकार हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग बेच ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग छोड़ देंगे, हटा देंगे। बाकी के सारे एसेट्स को बेचकर जो पैसा रियलाइज होगा, टोटल लगाएंगे अमाउंट आउटर कॉलम में। इसके बाद होता है टू सरप्लस फ्रॉम द फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होता है? यानी एक ऐसा क्रेडिटर्स जिसके बदले में, जिसके एवज में हम लोगों ने एक सिक्योरिटी ऐसा दे रखा है जो कि उस क्रेडिटर्स या उस लायबिलिटी के वैल्यू से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, घर मान लेते हैं, और हम लोगों ने एक बिल्डिंग जो है बदले में हम लोगों ने गिरवी रख दिया है, कहीं पर सिक्योरिटी में जमा दे दिया है, और बिल्डिंग को बेचकर अगर 7 लाख रुपया अगर कलेक्ट होता है, तो हमारा तो ये जो लोन है ये 5 लाख का, ये तो फुली सिक्योर्ड हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि बिल्डिंग को बेचकर वो 5 लाख रुपया जो उस लायबिलिटी होल्डर का था, वो पैसा अपना 5 लाख रुपया रख लेगा, 2 लाख हम लोग को दे देगा। तो हम लोग तो भाई पैसा रियलाइज कलेक्ट ही कर रही है, रिसिप्ट साइड है। तो ऐसे केसेस में जो 2 लाख रुपया हम लोग को रिसिप्ट होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर से, अगर ऐसा कुछ हो तो ये पैसा हमारे पास यहाँ आ जाएगा, है ना। चलो, इसके बाद है टू प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स। यानी आपने पढ़ा होगा शेयर चैप्टर में कि अगर 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपया अप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट और 2 रुपया अगर फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लिया गया है और 3 रुपया फाइनल कॉल का पैसा अगर नहीं मांगा है, यानी किसी कॉल का पैसा किसी शेयर्स पर अगर नहीं मांगा है कंपनी ने, जरूरत पड़े तो मांगेंगी, कंपनी ने ऐसा सोचा है, तो लिक्विडेशन के टाइम में, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी क्या करती है, जो बचे हुए पैसे हैं कंपनी उसको मांग लेती है कि भाई पैसा जमा कर दो, तभी हम लोग तुम्हारे शेयर्स का जो है पैसा लौटा पाएंगे या लौटाएंगे, रिफंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर कुछ शेयर्स पर अगर पैसा आ जाता है, कंपनी को रिसिप्ट हो जाता है, तो प्रोसीड्स ऑन कॉल्स के नाम से, तो उस पैसे को भी हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि कंपनी को इतना पैसा जो है प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है, और इसका टोटल हम लोग लगा लेंगे कि इतना पैसा मान लेते हैं 10 लाख, 10 लाख रुपया कंपनी को रिसीव हुआ है, कंपनी को 10 लाख रुपया। इसके बाद तो रिसिप्ट का जो है ये कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैश, फिर एसेट्स को रियलाइज करके जो पैसा आएगा, और फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो सरप्लस आएगा, और इसके बाद हम लोग का जो है वो शेयर से जो पैसा आएगा वो वाला है। लेकिन पेमेंट का जो है अपना एक सीक्वेंस है, देखते जाइए फटाफट से। पेमेंट का सीक्वेंस क्या है? कहते हैं कि जो भी पैसा कलेक्ट होगा, कानून लॉ हमारा जो है 271, 272 कहता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि सारे लायबिलिटीज का जो पेमेंट है इसी सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा, अपने मन से आप कर नहीं सकते हैं, कानून है। इसीलिए तो लिक्विडेटर्स को हम लोगों ने अपॉइंट किया है, वही सारा काम करेगा, बदले में पैसा लेगा, रेम्युनरेशन लेगा, लिक्विडेशन कॉस्ट में खर्चा होगा। तो फिर आइए, कहता है सबसे पहले नंबर 1, पहला जो है वो हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा लीगल एक्सपेंसेस। यानी अगर हमारे यहाँ फर्म कंपनी में अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस है, किसी भी तरह का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, किसी का तरह का अगर टैक्स वगैरह अगर ड्यू है, ऑडिट फी अगर ड्यू है, तो कोई भी कानून से जुड़ा हुआ खर्चा अगर बाकी है, जिसको लीगल एक्सपेंसेस बोलते हैं, सबसे पहला नंबर जो है हक है इसी को अपना पैसा वापस लेने का। तो पहला नंबर लीगल एक्सपेंसेस। दूसरे में आता है बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। अब तो जो लिक्विडेटर्स को हम लोगों ने अपॉइंट किया है, जो हमारे एसेट्स को रियलाइज करेगा, लायबिलिटीज को रियलाइज करेगा, अब हम लोग उसका रेम्युनरेशन पे करेंगे दूसरे नंबर पर। इसके बाद पैसा बचे तो लिक्विडेशन में जो खर्चा हुआ है, लिक्विडेशन कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो लिक्विडेशन के प्रोसेस में जो खर्चा हुआ है, एसेट्स वगैरह को ठीक ठाक करके बेचने में जो प्रोसेस में जो खर्चा हो गया, लिक्विडेशन कॉस्ट, तीसरे नंबर पर ये पेमेंट करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कुछ ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिसको प्रेफरेंस होता है, जिसको पहले पैसा पाने का अधिकार होता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो भी होंगे हमारे यहाँ, उसके बाद हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। जैसे क्रेडिटर्स 4 तरह के होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड, मतलब फुली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब ऐसे क्रेडिटर्स जिसको हम लोग को प्रेफरेंस देना है, जिसको सबसे पहले पेमेंट करना है, तो हम लोग उसको पहले पेमेंट कर देंगे चौथे नंबर पर। इसके बाद आता है आपका डिवेंचर। डिवेंचर्स मतलब होता है ऋण पत्र, यानी 5वें नंबर पर हम लोग पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर्स का, यानी जो ऋण पत्र हैं
और अगर उस पर कोई इंटरेस्ट ड्यू है तो उसको भी हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ऐड करके डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर देंगे। इसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है तो नंबर 6 में 6 नंबर में हम लोग पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिस पर किसी भी तरह का कोई बंधक, कोई किसी तरह का सिक्योरिटी हम लोगों ने जमा नहीं रखा है और ऋण ले लिया है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हम लोग पेमेंट करेंगे। फिर भी अगर पैसा बचे तो 7वें नंबर पर हम लोग पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स का। ध्यान रखिएगा, लेकिन इस 7वें नंबर के जो शेयर होल्डर्स हैं, इस शेयर होल्डर्स में भी पहले हम लोग पेमेंट करेंगे जो कॉल्स इन एडवांस है, पेमेंट ऑफ द डिविडेंड जो है, इनका पेमेंट करेंगे 7वें नंबर पर। और इसके बाद अगर पैसा बच जाए तो हम लोग अब रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल या कैपिटल करेंगे। इसमें भी 8वें नंबर पर हम लोग प्रेफरेंस शेयर का पैसा पेमेंट करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद पैसा अगर बच जाए तो फिर अब जा करके हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। याद रखिएगा, अब आप मत पूछिएगा कि सर अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करके भी पैसा बच जाए तो किसको करेंगे। अरे भैया, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी बंद होने के कगार पर है, कंपनी बंद हो रही है और हम लोग आज फाइनल स्टेटमेंट करने को बैठे हैं। इसका मतलब क्या, कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी का स्थिति बिल्कुल गड़बड़ है, इसीलिए तो। और जब कंपनी की हालत बिल्कुल बिगड़ गई है तो ऐसे केसेस में कहाँ से इतना सफिशिएंट पैसा रहेगा जी, लॉस में चल रही है तो नो डाउट ऐसे केसेस में कंपनी के लायबिलिटीज़ ज़्यादा होंगे, एसेट्स को रियलाइज करके पैसे कम मिलेंगे, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग को सफिशिएंट पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ तक भी जो है सारे शेयर होल्डर्स को पूरा पैसा मिलता नहीं है, थोड़े थोड़े कैसे मिल जाए पैसे तो काफ़ी हैं। जैसे कि 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर है मान लो, तो और 1000 इक्विटी शेयर है तो सबको 6 रुपये के हिसाब से, 2-4 रुपये के हिसाब से मिल जाए तो काफ़ी है। खैर चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, एक साथ आ जाएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने लिक्विडेशन चैप्टर स्टार्ट किया, सारा कॉन्सेप्ट समझा, वॉल्यूंटरी और कंपलसरी लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेटर किसको बोलते हैं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है। और नेक्स्ट क्लास से, कल से जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट किस वीडियो पर आप किस चैप्टर या टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।